Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is प्रशांत धवन और आप में से कुछ लोग मुझे फेसबुक पे ऐड करना चाहते थे, सो मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक आज जो पिन कमेंट होती है पीडीएफ के साथ वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे ऐड कर दूंगा. सो यू कैन फाइंड मी ओवर देयर. और आपको अगर कुछ वर्ड्स आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, कोई इडियम डिस्कस करूँ, सो लेट मी नो एंड आई विल डू दैट. सो नाउ लेट अस बिगिन. देखिए पहला शब्द है ऑब्फस्केशन. ऑब्फस्केशन इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ को इंटेंशनली जानबूझकर उसको डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बना देना, ऐसा कर देना कि उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए. टू मेक समथिंग लेस क्लियर इंटेंशनली. तो देखिए इसका एक दूसरा मतलब भी होता है बिविल्डर, परप्लेक्स. अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को जानबूझकर मुश्किल बना देंगे समझने के लिए तो आदमी क्या हो जाएगा, परप्लेक्स. परप्लेक्स याद है हमने एक शब्द डिस्कस किया था, मतलब कंफ्यूज कह लीजिए, पजल्ड कह सकते हैं, बैफल्ड हो जाएगा. सो इसका देखिए ऑब जो है ना, ये अपने आप में एक रूट वर्ड होता है. इसका मतलब होता है ओवर कंप्लीटली. तो यहाँ पर ऑब से ही एक और वर्ड बनता है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का भी एग्जैक्ट सेम मीनिंग होता है जो ऑब्फस्केशन का होता है, मतलब कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, काफ़ी जो जटिल सा हो, ठीक है, ऑब्सक्योर हो. यहाँ पे दो सेंटेंसेस है. पहला है कि फॉर सम ऑड रीज़न माई मैथ टीचर लाइक्स टू ऑब्फस्केट सिंपल कॉन्सेप्ट्स. तो फॉर सम ऑड रीज़न मतलब मुझे पता नहीं क्यों, मगर किसी अजीब से कारण की वजह से वो सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, काफ़ी टीचर करते हैं. आप ये भी कह सकते हो, चेतन भगत फेमस ऑथर है, तो उनके बारे में कहा जाता है बड़ी चीज़ी सी, मतलब एंटरटेनिंग बुक्स होती है, मगर ज़्यादा उनको एज ए राइटर ज़रा उनको कद नहीं दिया जाता. उनको कहते हैं कि बड़े ही ये मसाला टाइप की नॉवेल्स बनाते हैं. तो आप कह सकते हो द रीज़न मैनी से चेतन भगत बुक्स सेल इज़ बिकॉज ही नेवर ऑब्फस्केट्स थिंग्स. तो जानबूझकर कभी किसी को मुश्किल नहीं बनाते, किसी चीज़ को हार्ड नहीं बनाते समझने के लिए. बड़ी सिंपल सी उनकी किताबें होती हैं, सिंपल सी स्टोरी होती है, राइटिंग स्टाइल भी सिंपल होता है, इसकी वजह से बिकती भी है उनकी किताबें, ठीक है. सो याद रखिएगा दिस इज ऑब्फस्केशन. आगे देखिए एक ईडियम है हमारे पास, एट इट अगेन. देखिए इसका मतलब होता है कुछ दोबारा से कुछ शुरुआत कर देना किसी चीज़ की. ज़्यादातर ये नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं. द हिंदू में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखिए यूपी में एक पॉलिटिशियन है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज़ एट इट अगेन इन द फ्रे अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है. तो ही इज़ एट इट अगेन, तो वापस से उन्होंने शुरू कर दिया है कुछ करना, वापस वो काफ़ी हद तक एक्शन में है, काफ़ी हद तक वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ जो उनके आप कह लीजिए टैक्टिक्स हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं इस आर्टिकल में. तो एट इट अगेन को हम और तरीके से भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. एंड बाय द वे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है एंड पीपल यूजुअली गेट दिस रॉन्ग. तो एक बार सेंटेंसेस से इसका मतलब समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा. पाकिस्तान इज़ एट इट अगेन, ठीक है, वापस से शुरू हो गया है, स्प्रेडिंग टेरर इन अदर कंट्रीज़. तो पाकिस्तान ने वापस से शुरुआत कर ली एक चीज़ की, ठीक है, एक कुछ चीज़ को करता रहा, काफ़ी लंबे समय तक रुका, फिर वापस उसको करना शुरू कर दिया है. आप ये भी कह सकते हो द नेशन अर्ज्ड पॉलिटिशियंस टू बिहेव इन द पार्लियामेंट बट दे आर एट इट अगेन. नेशन ने पॉलिटिशियंस को कहा कि अरे पार्लियामेंट में तो बिहेव कर लो, कुछ ढंग से वहाँ पे बिहेव किया करो, मगर वो कुछ टाइम के लिए रुके, नाउ दे आर एट इट अगेन, फिर से शुरू हो गए हैं, ठीक है. सो इस पर सेंटेंस भी बनाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है काफ़ी बार. आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इसकी जो ऑप्शंस वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग दे देते हैं. आपको अगर क्लियर हो जाएगा ना इसका कि वापस कुछ फिर से करना, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे. देखिए अगला शब्द है रिटोरिक. एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है, उसके अलावा डिमांड भी काफ़ी थी कि इसको डिस्कस करिए. आज बाय चांस अखबार में भी ये आ गया. एक्चुअली न्यूज़पेपर में काफ़ी बार आता है, पता नहीं क्यों कवर क्यों नहीं किया मैंने पहले. देखिए रिटोरिक देखिए एक ग्रीक फॉर्म ऑफ वार्तालाप है, एक अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का तरीका है जो बहुत ही परसुएसिव होता है, बहुत ही सुनने में बड़ा ही इफेक्टिव सा लगता है कि ओके कुछ कहा है. अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप समझाएंगे क्यों. मगर उसके अंदर कोई सिंसियरिटी नहीं होती, मीनिंगफुल कंटेंट नहीं होता. कुछ समझ रहे ना, कुछ उसके अंदर आप
आप बस कुछ कह देते हैं जो सुनने में तो बड़ा इंप्रेसिव सा लगता है और उसका इम्पैक्ट भी होता है। रिटोरिक देखिए नेता लोग बहुत यूज़ करते हैं रिटोरिक, उनके स्पीचेस में रिटोरिक भरा होता है। आप काफ़ी बार ये सेंटेंसेस देखेंगे न्यूज़पेपर में कि पीपल आर टायर्ड ऑफ एम्प्टी रिटोरिक, तो वो थक चुके हैं ये ऐसी एक परसुएसिव और ये इफेक्टिव भाषा से, जबकि अंदर कुछ उसके अंदर कुछ होता नहीं है, कुछ मीनिंगफुल कंटेंट नहीं होता। अभी आपको एग्जांपल से और समझाता हूँ, पहले देखते हैं द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं। चाइना स्टेटमेंट, ये कहा यार, ये अरे यार कर सका है तो पहले देखते हैं द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। चाइना स्टेटमेंट दैट इट इज़ ग्रेवली कंसर्न्ड ओवर द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अलाउ दलाई लामा टू विजिट अरुणाचल प्रदेश तवांग मोनेस्ट्री इन अर्ली अप्रैल and that it would seriously damage bilateral ties is unwarranted. It is also an unacceptable escalation. Escalation होती है कोई चीज़ जो उठ रही हो, ठीक है। Escalation of rhetoric. तो देखिए, क्या दो देशों के बीच में rhetoric होना चाहिए? नहीं, दो देशों को सिंसियरली बात करनी चाहिए, मीनिंगफुल कंटेंट के साथ बात करनी चाहिए। तो वहाँ जब दो देशों के बीच में rhetoric escalate कर रहा है, तो मतलब दोनों देश एक दूसरे को अपने एक तेवर दिखा रहे हैं कि जैसे इंडिया ने एक ऐसी चीज़ करी जिससे चाइना को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, उनको गुस्सा आता है। जैसे दलाई लामा, आपको पता है वो तिब्बत को आज़ाद करना चाहते हैं, तो इंडिया ने कहा कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश अपने आप में डिस्प्यूट टेरिटरी है। तो चाइना को तो एक फिर उनको रिटोरिकल जवाब देना पड़ेगा, अंदर कुछ है नहीं, उसके सिंसियरिटी वाला कुछ है नहीं, ना कोई मीनिंगफुल कंटेंट है, मगर वी आर ग्रेवली कंसर्न, ये मतलब तो ये रिटोरिक होता है काफ़ी हद तक। अब और आपको सेंटेंसेस से समझाता हूँ, आपको रिटोरिक का पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ रिटोरिकल सवाल हैं, इससे थोड़ा और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर मान लीजिए दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वर्बली झगड़ा कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, तो एक बंदा कहता है देयर इज़ नो पॉइंट इज़ देयर, आपसे मतलब बात करें कुछ पॉइंट तो है नहीं, क्यों? अब जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, आपसे बात करने का कुछ पॉइंट तो है नहीं, क्यों? तो क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं, ये एक रेटोरिकल सवाल होता है। रेटोरिकल सवालों के जवाब नहीं होते, इसलिए कहते हैं कि जो रेटोरिक होता है उसमें कोई सब्सटेंस, कोई सिंसियरिटी नहीं होती, वो सवाल अपने आप में स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, कोई मैं चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत ही ऑब्वियस ही है, तो कोई मुझसे पूछता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि विल दिस वर्क, क्या ये काम करेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली करेगा, तो मैं कह सकता हूँ क्या चिड़िया उड़ सकती है? तो इसका सीधी बात नहीं है, पूछ रहा हूँ उससे मैं चिड़िया उड़ सकती है नहीं उड़ सकती है, मैं कहता हूँ कि इट इज़ सो ऑब्वियस। सुनने में बड़ा इंप्रेसिव सा लगता है, बट अगेन अंदर कुछ उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है जिस पे हम आगे बात कर सके। उसके अलावा जैसे ये भी, अब ये तो खैर काफ़ी कॉमन सा हो गया, लोग बहुत यूज़ करते हैं। कोई मान लीजिए औरत अपने हस्बैंड को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है, तो हस्बैंड कहता है आर यू सीरियस? तो वो पूछ नहीं रहा कि वो सीरियस है या नहीं है, कि यस आई एम सीरियस, देखो नहीं, इट इज़ अ रेटोरिकल क्वेश्चन। तो रेटोरिकल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता, याद रखना। उसके अलावा देखिए, रेटोरिक एज ए वर्ड को हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। द क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब चालाक, क्लेवर। द क्राफ्टी पॉलिटिशियन न्यू हिज रेटोरिक वुड वर्क, वुड गेट हिम वोट्स। तो जो चालाक पॉलिटिशियन था उसको पता है रेटोरिक जो होता है कि जैसे आप सबको अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए तो ये रिटोरिकल है, ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए, कौन नहीं कहेगा कि, पर इट्स लाइक ये काफ़ी रिटोरिक से भरा हुआ होता है, कुछ इसके ना सब्सटेंस नहीं होता कि कैसे, क्यों वगैरह। तो नेता लोग रिटोरिक बहुत यूज़ करते हैं, सिर्फ नेता नहीं, एडवर्टीजमेंट से बहुत यूज़ होता है हर जगह, और सुनने में बड़ा इफेक्टिव लगता है, इट्स वेरी परसुएसिव। सो दिस इज़ रिटोरिक। और आगे बढ़ते हैं, अरे MCQ। ऑलराइट भाई लोगों, आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, भाइयों बहनों आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ट्वाइलाइट जो हमने एक वर्ड डिस्कस किया था काफ़ी टाइम पहले, आपको इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। अगर बहुत लोगों का गलत होता है तो मैं कल एक्स्ट्रा एक वर्ड ट्वाइलाइट भी डिस्कस कर लूँगा फिर से वीडियो के एंड में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड या लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गेट इट राइट। ऑलराइट, फ्रे, देखिए अभी हमने जो इडियम डिस्कस किया था, एट इट अगेन, तो उसके आगे लिखा था कि जो पॉलिटिशियन है ही इज़ एट इट अगेन, उन्होंने वापस शुरुआत कर दी है। किस चीज़ की शुरुआत कर दी है? देखिए, ही इज़ इन द फ्रे अगेन। फ्रे क्या होता है? फ्रे होता है एक लड़ाई, एक झगड़ा सा, या एक सिचुएशन जहाँ पे इंटेंस कंपैरेटिव एक्टिविटी हो। फॉर एग्जांपल,
आप कह सकते हो 10 कंपनीज वर ऑलरेडी बिडिंग फॉर द टेंडर बट नाउ 3 मोर हैव जम्प्ड इन द फ्रे। तो अब वैसे ही जो कंपनीज थी वो ये टेंडर के लिए लड़ रही थी, अब 3 और कूद गई है अंदर, एक इंटेंस कंपैरेटिव एक्टिविटी में कूद गई है। हम इसमें सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, टू एंटर द फ्रे यू नीड टू नो द बिजनेस एंड हैव अ प्रीटी थिक स्किन। तो कह रहे हैं कि लड़ाई में कूदने से पहले, कंपैरेटिव एक्टिविटी में कूदने से पहले आपको पहले बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए और बड़ी मोटी खाल होनी चाहिए आपकी, अगर पतली खाल होगी तो जल्दी हार मान लोगे। आप ये भी कह सकते हो यूएस एंटर्ड इनटू द फ्रे, यूएस एंटर्ड इनटू द फ्रे एज एन एलाई ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडिया। तो 1971 में हालांकि वॉर तो डिक्लेयर नहीं करी थी, पर ऐसी सेंटेंस बना रहा हूँ तो समझाने के लिए कि एक तो वॉर में भी आप कूदते हो, ऐसे यू एंटर इनटू द फ्रे। देखिए आगे जो शब्द है अपटीन्थ टाइम, तो जो पॉलिटिशियन है वो वापस फ्रे में आ गए हैं, वापस बैटल में कूद गए हैं फॉर द अपटीन्थ टाइम। अपटीन्थ टाइम होता है, देखिए ये यूज़ किया जाता है कोई ऐसा किसी चीज़ को एम्फसाइज करना जो बार बार हो चुकी हो, ठीक है, अनेक बार हो चुकी हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हो चुकी हो। तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वापस वो कूद गए हैं इनटू द बैटल फॉर द अपटीन्थ टाइम। तो मतलब कई बार वो उन्होंने शुरुआत किया रुके, फिर शुरुआत किया रुक गए, फिर शुरुआत किया रुक गए, तो बहुत बार ये करते रहते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस भी है इसका, ही चेक्ड द रेफ्रिजरेटर फॉर द अपटीन्थ टाइम बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। तो वापस फ्रिज बार बार खोली जा रहा था, बार बार खोली जा रहा था, अनेक बार लगातार खोली जा रहा था, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी, उसको लग रहा था कि क्या पता इस बार खोलूँ तो कुछ खाना मिल जाए इस बार। एंड वेल मूविंग ऑन, ओके एक और MCQ। तो देखिए आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है मार्ड का, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप अटेम्प्ट करिए, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गेट इट राइट, क्योंकि ये सीरीज़ का काफ़ी हमने ये अच्छे डिस्कस किया था इस सीरीज़ में ये वर्ड। सो ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, गो फॉर इट। आगे देखिए एक फ्रेजल वर्ब है लाइट इनटू। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को अच्छे से। यहाँ पे यूज़ करें द हिंदू में गंभीर लाइट्स इनटू भास्कर, तो गौतम गंभीर की बात करें, उन्होंने भास्कर कोई कोच होंगे, उनको सिवियरली क्रिटिसाइज़ किया है। अब देखिए एक तो क्रिटिसाइज भी होता है, मगर आप किसी को फिजिकली भी अगर किसी पे अटैक करते हैं तो उसको भी आप लाइट इनटू कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर लिट इनटू। अब लाइट इनटू नहीं होगा ना, लिट इनटू हो जाएगा, लिट इनटू द ऑपोजिशन फॉर स्टॉलिंग द पार्लियामेंट फॉर पॉलिटिकल गेन्स। तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया अपोजिशन को, क्योंकि पार्लियामेंट को वो रोक के बैठे हुए थे फॉर पॉलिटिकल गेन्स। याद रखिएगा ये बहुत हुआ गलत होता है, लोग इसको समझ लेते हैं कि टू इंस्पायर या कुछ और वगैरह, इसका सीधा मतलब होता है क्रिटिसाइज करना सिवियरली, मतलब पूरा अटैक ऑलमोस्ट कर देना, ठीक है। आगे देखिए एक और ईडियम है निप्ड इन बड। तो यहाँ पे एक आर्टिकल था ओडिशा चाइल्ड मैरिज बिड निप्ड इन बड। देखिए निप्ड इन बड होता है कि शुरुआत में ही किसी को ख़त्म कर देना, जब कोई चीज़ बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हो तभी उसको रोक देना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बच्ची थी, उसकी शादी होने वाली थी, मगर इनिशियल स्टेज में ही उसको बचा लिया गया और उसको उसकी शादी नहीं होने दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि चाइल्ड मैरिज बिड, चाइल्ड मैरिज करने की जो कोशिश थी उसको बिल्कुल शुरुआत में ही रोक दिया गया एक केस में। तो हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं द होल आइडिया ऑफ अ बिजनेस पार्टनरशिप वॉज निप्ड इन द बड आफ्टर द इकोनॉमिक मेल्टडाउन। तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया और उसके बाद जो हमारा आइडिया था एक बिजनेस पार्टनरशिप करने का, वो शुरुआत में ही वो ख़त्म हो गया। आप ये भी कह सकते हो इफ़ दिस प्रॉब्लम इजंट निप्ड इन द बड इट विल सून गेट टोटली आउट ऑफ हैंड। अगर शुरुआत में ही इस प्रॉब्लम को हम रोकते नहीं हैं तो जल्द ही ये काबू से बाहर हो जाएगी। देखिए अगला शब्द है इम्बाइब, क्रिया है। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ होता है, देखिए दो तरीके से इसको यूज़ करते हैं। एक तो होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, मतलब अच्छे से, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज क्या करता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इम्बाइब कर लेता है पानी को। दूसरा ये भी होता है कंज्यूम करना, पी लेना एक तरीके से। दोनों तरीके के सेंटेंस बनाऊंगा, दिखाता हूँ आपको, बना रखे हैं एक्चुअली। वी रीड पोएम्स बाय आर प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर्स मतलब पूर्वजों की, हम जो पोएम्स हैं वो हम पढ़ते हैं
ताकि हम उनके एक्सपीरियंस से गेन कर सकें, ठीक है, टू इम्बाइब द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज कैप्चर्ड बाय देम, तो एब्जॉर्ब कर सके, एक तरीके से अंदर ले सके एक्सपीरियंस जो उन्होंने कैप्चर किया थ्रू पोएम्स। ये तो एक थोड़ा बड़ा ही आर्टिस्टिक सा हो गया। अब सीधा जो कंज्यूम वाला इसका मतलब है वो एक सिंपल सेंटेंस बनाया यहाँ पे, रिसर्च हैज़ फाउंड दैट चिल्ड्रन हु इम्बाइब सॉफ्ट ड्रिंक्स टेंड टू कंज्यूम मोर कैलोरीज देन दोज हु डोंट। तो जो लोग कंज्यूम करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स तो वो कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इम्बाइब हो सकती है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस भी इम्बाइब करते हो, ठीक है, दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो आप। ऑलराइट, देखिए आपके लिए एक एरर स्पॉटिंग का MCQ है, आप अटेम्प्ट करिए। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग सही कर लेंगे। अगर आपको इसका जो सही आंसर है पता हो, वैसे मैं PDF में दे दूंगा आंसर, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप PDF खोल के देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, बाकी खुद अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग का। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट करिए या दिमाग में भी अटैम्प्ट करिए, इट्स योर चॉइस, फिर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। ऑलराइट, सो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर जो एरर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। ऑन एंटरिंग द रूम शी वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, कोई कुछ ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका आंसर हो गया D। अगर आपने सही इसका आंसर दिया है तो ग्रेट, ऑसम, बट गलत हुआ है तो डोंट वरी अबाउट इट। कभी कभी हम ज़्यादा ही वी थिंक टू मच और वो भी ख़राब होता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, जस्ट ऑब्जर्व द होल सेंटेंस, नो एरर। अच्छा, एक और है, इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिए। द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर गिवन। ओके, देखो भाई लोगों, कभी भी कंप्लेंड एट नहीं होता, कंप्लेंड अबाउट होता है। द हस्बैंड कंप्लेंड अबाउट द फूड, या फिर कोई भी डाल लो, द टीचर कंप्लेंड अबाउट द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल, जो भी है, ठीक है। तो कंप्लेंट एट नहीं होता, सो इसका आंसर हो गया A, यहाँ पर एरर था। आगे देखिए, फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाने हैं, या तो इम्बाइब पे बना लीजिए या फिर जो ईडियम था एट इट अगेन, इस पर सेंटेंस बना लीजिए। होपफुली आप अच्छे सेंटेंस बनाएंगे, और अगर आपको किसी का सेंटेंस अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है वो और कुछ बेहतर कर सकते रहे, सो लेट देम नो, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी हेयर। सो अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।